नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के 4 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है। सारण प्रमंडल के जो 4 सीटें हैं उसका समीकरण कैसा रहा कि ये चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल पर यदि ध्यान दे तो एग्जिट पोल के हिसाब से ये चारों के चारों सीट एनडीए के खाते में चले जाएंगे। सारण की 2 सीटें ऐसी है जहां लड़ाई बड़ी जबरदस्त हुई और वो सीट है सारण और सीवान। सारण और सीवान 2 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पे जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन इस जबरदस्त मुकाबले के बाद एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि यहां पे एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज इन चारों सीटों का समीकरण पर बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में ये परिणाम आया है तो कैसे आया है। इन क्षेत्रों में जो मतदान के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अब एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सारण प्रमंडल के चारों सीट एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यह हिना साहब को इग्नोर करने का फल मिला है आरजेडी को? आरजेडी की आपसी लड़ाई के वजह से क्या सारण प्रमंडल की चारों सीट एनडीए के खाते में चली गई है या कुछ और मामला है? आज चर्चा इस बात पर भी होगी। तो चलिए बारी बारी से इन सीटों पर बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है और एग्जिट पोल का ये समीकरण जो है इस सीट का क्या है। अब देखिए, सबसे पहले सारण प्रमंडल में जो 4 सीटें आती हैं, सारण, महाराजगंज, सीवान और गोपालगंज। इस पर यदि बात करते हैं तो शुरुआत गोपालगंज से ही करते हैं। गोपालगंज जहां इस बार जनता दल यू के प्रत्याशी के तौर पर आलोक कुमार सुमन चुनावी मैदान में थे, निवर्तमान सांसद हैं और यहां से वीआईपी ने चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा था, तो इंडिया गठबंधन के तरफ से चंचल पासवान थे। अब देखिए, ये सीट ऐसा है जहां पिछले 3 चुनावों से जनता दल यू या बीजेपी, यानी कि कहें तो एनडीए गठबंधन के पाले में ही ये सीट जाता रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब चौथी लड़ाई है तो ऐसी स्थिति में ये सीट एक बार फिर से एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 2009 में यहां से पूर्णमासी राम जीते थे और वे जनता दल यू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। जब 2014 आया और जनता दल यू अलग होकर चुनाव लड़ा तो यहां से बीजेपी ने जनक राम को चुनावी मैदान में उतारा और जनक राम बड़ी आसानी से यहां से जो है वो सीट जीत गए। लगभग 2,86,936 मतों से जीते। पिछले बार 19 का चुनाव आया और जनता दल यू और बीजेपी दोनों फिर से एक साथ आ गया, तो फिर चुनाव हुआ और ये फिर जनता दल यू के खाते में ये सीट गई और यहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को चुनावी मैदान में उतारा गया। वे भी 2,86,434 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के सुरेंद्र राम को पराजित कर दिए। इस बार उनके सामने वीआईपी के उम्मीदवार चंचल पासवान थे। नाराजगी तो बहुत थी लोगों की, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक है वो गोपालगंज में काम करते हुए नजर आया। इसके बाद जनता दल यू के जो अति पिछड़ों पर जो पकड़ है वो भी काम किया। बीजेपी का जो कैडर वोट है, ब्राह्मणों का, राजपूत का, भूमिहारों का, ये सब सवर्ण वर्ग की जो वोट बैंक है वो भी अंत में आकर बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हुआ और वो जनता दल यू के आलोक कुमार सुमन को मिल गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि गोपालगंज बड़ी आसानी से जनता दल यू के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। यह सीट माना जा रहा है एग्जिट पोल में कि गोपालगंज की जो सीट है वो जनता दल यू को चली गई है। अब
जो 4 जून को नतीजे आएंगे 2 दिन बाद, तो ऐसा लग रहा है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सिवान की। सिवान की जो अति महत्वपूर्ण सीट है, यहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी। पिछले 3 चुनावों पर अगर नजर डालें तो 2009 में यहां से ओम प्रकाश यादव ने उन्हें पराजित किया था। 2014 में फिर ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर लगभग 1,15,000 मतों से पराजित किया था। फिर यदि 2019 का चुनाव लीजिए तो ये जनता दल यू के खाते में ये सीट चली गई थी और कविता देवी ने यहां से 1,16,958 मतों से ये उन्हें हिना साहब को पराजित किया था। तो लगातार 3 चुनाव हिना साहब हार गई थी। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी, उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन भी मिला। जहां हिना साहब जाती थी लोगों की भीड़ जुट जाती थी। खास करके सवर्ण तबका में हिना साहब की अच्छी खासी पकड़ होने लगी। जो कल तक उनके वोट बैंक नहीं थे, 2009 के बाद जो छिटक गए थे, वो एक बार फिर उनसे जुड़ते हुए दिखाई दिए। मुस्लिम वोट बैंक और सवर्ण जातियों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर हिना साहब ने इस चुनाव को लड़ना चाहा, चुनावी बैतरनी को पार करने का प्रयास किया और ऐसा माना जा रहा है कि कठिन मुकाबला हुआ। अंत तक हिना साहब चुनाव लड़ती रही। विजय लक्ष्मी जो कि जनता दल यू की प्रत्याशी है, वहां से उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा था। वो रमेश कुशवाहा की पत्नी है। रमेश कुशवाहा के बारे में माना जाता है कि वो माले के नेता हैं और माले नेता होने के वजह से सवर्ण तबका जो था, जो कि बीजेपी और जनता दल यू का कैडर वोट भी माना जाता है, वो उनसे नाराज था और इसीलिए वहां सिवान की लड़ाई फंसी हुई थी। जनता दल यू के लिए कोई संभावनाओं का द्वार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद नेता एक्टिव हुए और सवर्ण तबका से लेकर अति पिछड़ों की गोलबंदी हुई और ऐसा में माना जा रहा है कि सिवान में जो है विजय लक्ष्मी अब आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी के साथ कुशवाहा कुर्मी वोटों के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग का वोट जुड़ा हुआ है। उनके साथ वैश्य वर्ग एकजुट हो गए। सवर्ण जातियों में भी अच्छी खासी संख्या में इनके विजय लक्ष्मी के पक्ष में गोलबंदी बनी और तब सिवान का समीकरण मतदान के दौरान बदल सा गया और शहाबुद्दीन विरोधी मत जब उनके साथ जुट गए तो फिर सिवान का सियासी पारा गर्म हो गया और सिवान का चुनावी समीकरण बदल गया, ऐसा कहा जा रहा है। अब वहां क्लोज फाइट है, सिवान में लड़ाई नेक टू नेक है और ऐसा लगता है कि विजय लक्ष्मी और हिना साहब के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में थे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन उनकी चर्चा अब नहीं हो रही है। लड़ाई इन दोनों में भी है। देसी अड्डा ने जो अपने स्तर पर पता किया और जो महसूस किया, उसके हिसाब से विजय लक्ष्मी को वहां से एज मिलते हुए दिखाई दिया। हालांकि हमने चुनाव के दौरान पूरी तरह से सिवान के क्षेत्रों में दौरा किया, हिना साहब के बारे में कई खबरें भी दिखाई, गांवों में उनके पक्ष में गोलबंदी भी दिखी, लेकिन मतदान आते आते उस गोलबंदी में थोड़ी सी कमजोरी हुई। वैसे भी 2009 से ही यह इतिहास रहा है कि अंत में जाते जाते सिवान का चुनावी समीकरण बदल जाता है। इस बार पहले की तरह तो नहीं था, लेकिन फिर भी बदलाव हुआ और उसी का नतीजा है कि देसी अड्डा हिना साहब को चुनाव जीतते हुए नहीं कह सकता अभी, क्योंकि 4 जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून का इंतजार कीजिए। कड़े मुकाबले में सिवान का परिणाम क्या होता है ये पता चलेगा और हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर हमने जो आकलन किया, जो लोगों का मिजाज समझा, उसमें हमसे कोई गलती हुई
या फिर जो मैंने समझा वो सही था। तो सिवान और सारण इन दो क्षेत्रों को लेकर मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ा है, लेकिन जो बातचीत में जो नेताओं से बात हुई, जो आम पब्लिक से बात हुई, जो पत्रकारों से बात हुई, जो हर दल के लोगों से बात हुई और हर आम आदमी से बात हुई, हर जाति के लोगों से, उससे ऐसा लगता है कि सिवान का मामला जो है वो गंभीर है। तो चलिए सिवान में क्या होता है इसके लिए आप 4 जून तक का इंतजार कीजिए। वैसे अपने एग्जिट पोल में देसी अड्डा सिवान को विजय लक्ष्मी के को जीतते हुए दे रहा है। तो अब आइए बात कर लेते हैं महाराजगंज का। महाराजगंज जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 से सांसद है, लगातार 2 चुनावों में, पहले चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया और दूसरे चुनाव में रणधीर सिंह को आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे उनके पुत्र प्रभुनाथ सिंह के, उनको पराजित किया। 2 चुनावों में लगातार जीतने के बाद तीसरा बार यह जब चुनाव था तो उनके सामने कांग्रेस ने आकाश प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। आकाश प्रसाद सिंह अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसलिए महाराजगंज का क्षेत्र जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में आया और ऐसा कहा जाने लगा कि यहाँ के भूमिहार वर्ग जो है वो आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और नरेंद्र मोदी की सभा हुई, उसके बाद भूमिहारों में भी बड़ा टूट हुआ और ऐसा लगता है कि 35 से 40% भूमिहार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जुटे हुए रह गए और राजपूत एकजुटता के साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में मतदान कर दिया। अति पिछड़ी जातियों का भी एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा था। हालांकि कुशवाहा वोटों में सेंधमारी हुई, और दलित वोटों का भी कुछ चंक कांग्रेस के पाले में गया और यह देखकर वहां लड़ाई तो जबरदस्त है। लेकिन देसी अड्डा ने जो खबरें ली और जो जानकारी ली उसके हिसाब से महाराजगंज का सीट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आसानी से जीत सकते हैं। तो 4 जून का इंतजार कीजिए, महाराजगंज के लिए क्या खबर आता है ये आपको पता चलेगा। अब आइए सारण जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है और सारण का सीट जो है वो लालू प्रसाद यादव का एक तरह से देखा जाए तो विरासत वाली सीट है। लालू प्रसाद यादव भी पहली बार यहीं से चुनाव जीतकर 77 में सांसद बने थे। तब लालू प्रसाद यादव युवा लालू प्रसाद यादव थे और उनके जीतने के बाद से ही ये मानकर चला जाने लगा कि सारण के सीट लालू प्रसाद की विरासत वाली सीट है। लेकिन उसके बाद राजीव प्रताप रूडी का जब से आगमन हुआ तब से राजीव प्रताप रूडी सारण की राजनीति में अपना पकड़ जमा कर रखे हैं। हालांकि उन्हें हवाई नेता लोग कहते हैं, लेकिन चुनाव कैसे जीता जाता है ये राजीव प्रताप रूडी बड़ी आसानी से जानते हैं और हर चुनाव में वो जीत जाते हैं। जैसे यदि बात करें 14 की चुनाव, तो 14 के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनावी बाजी में पराजित किया। 40,900 वोटों से राबड़ी देवी को पराजित कर दिया था राजीव प्रताप रूडी ने 14 के चुनाव में। तो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। 2019 का चुनाव जब आता है तो राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को पराजित करते हैं 1,38,429 मतों से। इस बार राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी जो है वो लालू प्रसाद यादव की दी थी और इसलिए सहानुभूति वोट उनके साथ था। लेकिन जब चुनाव होता है और जहां जातियों का समीकरण चलता है तो फिर बस वोट देखे जाते हैं और समीकरण देखे जाते हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मोदी मैजिक के सहारे राजीव प्रताप रूडी जब चुनावी मैदान में उतरे तो उनके पक्ष में लोगों की गोलबंदी देखी। कहा जाने लगा कि राजपूत वर्ग के लोग जो मतदाता थे इस बार सोए रह गए, लेकिन
मैंने जो पता लगाया, अगर राजपूत जाति के मतदाता सोए रहते तो तेलपा में जो घटना हुई कि मीसा भारती बूथ पे गई और उसी जाति के लोगों ने उनको बूथ से जाने के लिए कहा, ऐसा भी माना जाता है कि उनको उस बूथ से हटा दिया गया। राजपूत जाति के लोगों ने नारेबाजी भी की। तो जहां इतना एग्रेशन है वहां वो सोए कैसे रह सकते हैं? बाद में घटनाएं भी घटी वहां पे। तो इस तरह से राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वहां हमेशा जो राजपूत और यादव के बीच में घमासान रहता है, राजपूत जाति सोया नहीं रहा बल्कि जगा हुआ है। और वहां पे वैश्य, अति पिछड़ा और अन्य जातियों का जो कॉम्बिनेशन राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में जुटा, जो राशन और सिलेंडर का जो फायदा मिला, मोदी मैजिक का जो असर हुआ, उसका परिणाम है कि इतने भीषण संघर्ष में भी राजीव प्रताप रूडी को वहां से जीतते हुए देखा जा सकता है। रोहिणी आचार्य वर्सेस ऐश्वर्या का भी वहां लड़ाई हो गया अंत तक, और इसे राजीव प्रताप रूडी ने बड़ी आसानी से प्ले किया और चंद्रिका राय को अपने मिलाकर इस मुद्दे को उठाया। और परसा के इलाके में जहां चंद्रिका प्रसाद यादव का घर है, उस इलाके में कुछ यादव वोटों को तोड़ने में वे सफल रहे। और ऐसी स्थिति में सारण की जो सीट है वहां से राजीव प्रताप रूडी एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सारण प्रमंडल की चारों सीट एनडीए गठबंधन के पाले में जाती हुई दिख रही है। तो चलिए 4 जून तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि परिणाम ये नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये एग्जिट पोल है। मतदाताओं से पूछकर, वहां के पत्रकारों से पूछकर और आम जनता से बात कर एक पुराने इतिहास को देखते हुए आकलन किया गया है कि यहाँ पे चुनाव परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि यही रिजल्ट होगा। सीटें इधर से उधर हो सकती है, खास करके सिवान और सारण में ये बातें हो सकती है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बड़े कांटे की है। तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, और आप क्या विचार रखते हैं इस पर वो भी कमेंट कर सकते हैं। हमें अभी इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।